Good evening, everyone. फर्स्ट टेस्ट दिया ना आप लोगों ने ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। लास्ट में ये बैग बैग निकालना गार्डन में थोड़ी घूमना है। यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। कल के क्लास में हम लोग पीसवाइज फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, राइट? और इस पीसवाइज फंक्शन के मैं बाकी के पार्ट आप लोगों को समझाऊं उसके पहले एक पार्ट आप लोगों ने समझ लिया था, मॉड एक्स। पहले इसको मुझे याद कराओ। मॉड का ग्राफ कैसा होता है? मॉड का काम क्या होता है? नेगेटिव पार्ट को ग्राफ कैसा होता है? क्यों वी शेप का होता है? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं, कोई क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, वो वी शेप का रीजन नहीं है। वी शेप का रीजन है कि दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये एक्स को लेके मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 का या तो एक्स लेस देन 0 का। अगर एक्स ऑलरेडी अगर पॉजिटिव है तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है, राइट? तो फिर हम डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं? एक्स। और अगर एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स किसके इक्वल होगा? मॉड एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज एक्स ऑलरेडी कैसी वैल्यू है?
नेगेटिव एक्स कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करोगे जिससे पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई। इसीलिए हम लोग बोलते थे कि इसके दो पार्ट होंगे, इसमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। इसका ग्राफ कभी भी कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों थर्ड एंड फोर्थ में नहीं आ सकता, थर्ड एंड फोर्थ में तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है और आपको y की वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव, है ना। ये रीजन था उसका वी शेप होने का ग्राफ। अब जो दूसरा ये हो गया आप लोगों का मॉड्यूलस, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपने, मॉड्यूलस। दूसरा पीसवाइज फंक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, जैसे हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, मैथ्स में अगर कोई भी रियल नंबर है आपके पास, सपोज अगर आपको बोला जाए कि 14.34, तो कोई भी नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। हर नंबर में से दो ही तो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक इसका इंटीग्रल पार्ट कौन है, 14.34 का इंटीग्रल पार्ट कौन है, और फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, 0.34। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर एक का इंटीग्रल फ्रैक्शनल होता ही है। जैसे अगर 15 दे देंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना, और फ्रैक्शनल 0, पर 0 तो होता ही है ना, 15.00 लिख लूंगा फिर मैं इसका। तो मतलब हर नंबर में ये दोनों ही पार्ट होंगे, इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट अगर आपको ढूंढना है तो कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज होता है, तो वो सिंबल यूज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में GIF। क्या बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका सिंबल होता है क्लोज ब्रैकेट जैसा। अगर ऐसा सिंबल दिखे आप लोगों को एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो समझ जाने के कि कौन सा फंक्शन बोला हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका काम क्या होता है, कोई भी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। अगर आप लोगों को ऐसे दिया जाए कि 12.34 का GIF ढूंढ के दो, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, राइट। 12.69 का GIF ढूंढ के दो तो आंसर क्या बोलोगे, 12। 4.67 का GIF ढूंढ के दो तो आंसर क्या बोलोगे, 4, राइट। -5.67 का GIF ढूंढ के दो तो आंसर क्या बोलोगे, -5 नहीं, -6। -5.6 का इंटीग्रल पार्ट अगर -5 बोलोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बोलोगे, कितना बोलोगे, तो अब यहाँ अब -5 में 0.67 ऐड करो, क्या -5.67 आएगा, नहीं आएगा ना। तो -5 का GIF -5 नहीं होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते आप लोग। आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आपको जो नंबर दिया जा रहा है, जिसका भी आपको GIF फाइंड करना है, उसका इमीडिएटली जो छोटा इंटीजर हो, मेरा आंसर लिख रहा हूँ। 12.34 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन, 12। 12.69 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन, 12। 4.67 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन, 4। तो -5.61 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन, -5.61 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन, -6। छोटा बड़ा तो बस पता नहीं, तो -5.67 से छोटा इंटीजर कौन होगा, -6 होगा। -2.34 का GIF पूछा जाए तो -3। समझ आया, GIF क्या करता है, क्या करेगा, कोई पूछे कि GIF का मोड का काम क्या होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो GIF का काम क्या होता है, कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है, कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो, 0 से लेके 1 के बीच में कितनी वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट, उससे किसी भी वैल्यू का GIF कितना होगा, 0.67 का GIF कितना, 0.23 का GIF कितना, 0.84 का GIF कितना, 0, है ना। 0.67 में इंटीग्रल पार्ट कितना है, 0। 0.84 में इंटीग्रल पार्ट कितना है, 0। 0.23 का इंटीग्रल पार्ट कितना है, जैसे कि 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर लिया जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा कितना आना है, 0 ही आना है, राइट। x की वैल्यू अगर 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो, इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 2, 1 का खुद का GIF कितना,
वन, तो वन खुद ही इंटीग्रल है। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी लोगे तो उसका GIF का आंसर कितना? 1। 2 से 3 के बीच में किसी का भी GIF कितना? 2, राइट। -2 से लेके -1 के बीच में कोई भी नंबर का GIF कितना? -2। इमीडिएटली क्या करना है? छोटा इंटीजर लेना है। GIF क्या देता है आप लोगों को? इंटीग्रल पार्ट देता है। -1.23 का GIF कितना होगा? -2। -1.23 का GIF कितना होगा? -2। क्लियर है? तो फिर उसके हिसाब से अगर इसका ग्राफ बनाए, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए GIF का, तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लिया जाए, आपका आंसर कितना आने वाला है? 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लिया तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। तो 0 से, और 0 का भी आंसर कितना होगा? 0। तो 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी लोगे, आपका आंसर कितना आएगा? 0, नॉट इंक्लूडिंग 1। जब होलो सर्कल करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? 1 को इंक्लूड नहीं करना है। 1 से 2 का GIF कितना? 1। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा तो उसका GIF का आंसर कितना आएगा? 1। 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उसका GIF कितना? 2। 2 से लेके 3 के बीच में इंक्लूडिंग 2 का खुद का GIF भी कितना होगा? 2। क्या करता है GIF? नंबर का इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। क्या करके देता है? इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसका GIF कितना? कंफ्यूज आप नेगेटिव वैल्यू के लिए आप इतना याद रख लो, पर इंटीग्रल पार्ट भी छोड़ा। आप इतना याद रख लो कि जिसका भी GIF पूछा जाए उससे इमीडिएटली जो छोटा इंटीजर होता है वो आपका। तो -1 से लेके 0 के बीच में कोई भी नंबर ना होगा तो उसका GIF कितना होगा? -1। बड़ा नंबर नहीं होगा, छोटा नंबर होगा। इंटीग्रल पार्ट हमेशा छोटी वैल्यू देगा ना, बड़ी वैल्यू कैसे देगा? 2.34 का GIF 3 कैसे हो जाएगा? 2 ही होगा ना। तो -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसका GIF -2। ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ अगर आप देखते हो, ये ग्राफ समझ आया पहले? 0 से 1 का आंसर कितना है? 0। तो 0 से 1 के बीच में मैं कुछ भी लूंगा, 0.13 लूंगा तो भी 0 आएगा, 0.5 से 4 लूंगा तो भी 0 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में हर नंबर का GIF 0 ही आएगा। 1 से 2 के बीच में हर नंबर का GIF 1 ही आएगा। 2 से 3 के बीच में हर नंबर का GIF 2 ही आएगा। -1 से 0 के बीच में हर एक का GIF -1 ही आएगा। -2 से -1 का GIF हमेशा -2 ही आएगा, राइट। आपको पूछा जाए कि -12.47 का GIF कितना? 13 में क्या होगा? -13। पर 12.47 का GIF 12, क्योंकि 12.47 से इमीडिएटली छोटा कौन है? 12। बट -12.47 से इमीडिएटली छोटा -12। क्लियर है? और उसका ग्राफ समझ आ रहा है, राइट। इस ग्राफ का जो शेप बन रहा है उसके हिसाब से इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। कंटिन्यूटी जैसे मॉड है, मॉड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एक उसका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझोगे। मैं अगर ग्राफ बनाता और मुझे अपना हाथ उठाना नहीं पड़ता, मैं एकदम फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ कर, जैसे मॉड मुझे ड्रॉ करना है तो मैं आपको समझाने के लिए हाथ उठाता हूँ, अलग चीज है। अदरवाइज मुझे इसका ग्राफ बनाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत थोड़ी है। तो ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन है? हर इंटीजर पे आके ब्रेक हो जाता है। 0 से 1 में बराबर चला है ना, 0 से 1 में मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ा, पर जैसे ही 1 पे आया जंप मार के ऊपर चला गया, फिर 1 से 2 में वापस बराबर चला, फिर वापस जैसे ही 2 पे जंप मार के वापस ऊपर चला गया। तो हर इंटीजर पे आके वो क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? हमारे कौन सा टाइप का ग्राफ बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, जो ब्रेक हो रहे हैं बीच बीच में। और इसको पीस वाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर पीस पे ब्रेक हो रहा है। कैसे पीसेस बन रहे हैं? हर कंसेक्यूटिव पीसेस बन रहा है। अगर आपको कोई बोले कि x की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में इसका GIF क्या होगा, तब बता पाओगे इसका आंसर? नहीं बता पाऊंगा, इसका GIF होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 2 पार्ट बनेंगे।
अभी तो आपको वही समझा रहा हूँ। हर इंटीजर पे आके क्या होता है, ये ब्रेक होता है। हर इंटीजर पे आके ब्रेक होता है। जैसे इंटीजर पे आएगा जंप मारेगा ऊपर चला जाएगा। इस तरह के 2 से 4 का जीआईएफ पूछा जाए क्या होगा तो बोलूंगा इसका जीआईएफ होगा ही नहीं। तो फिर इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। होगा ही नहीं मतलब इसको 2 पार्ट में आपको ब्रेक करके देना पड़ेगा। 2 से 3, 3 से 4। अब होगा 2 से 3 का जीआईएफ 2, 3 से 4 का जीआईएफ। जिसको पीस वाइज क्यू फंक्शन बोलते हैं। तो हर छोटे छोटे पीस में ब्रेक होता है। वो पीस कौन सा होता है, कंजुगेटिव इंटीजर। वो 1 से 2 में काम करेगा और 1 से 3 में काम नहीं करेगा। 1 से 3 में काम करने के लिए उसको 2 पे ब्रेक होना ही पड़ेगा, राइट। और इसके ग्राफ का जो शेप है इसके हिसाब से इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप्स बन रहे हैं ना, जैसे स्टेप बनते हैं, सीढ़ी बनती है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इससे उसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। कभी अगर स्टेप फंक्शन भी बोला गया तो जीआईएफ की बात हो रही है। या फिर उसका और भी एक नाम है। आप जो आंसर दे रहे हो वो छोटा इंटीजर दे रहे हो कि बड़ा इंटीजर दे रहे हो। अगर छोटी वैल्यू दे रहे हो, जो भी नंबर दे रहे हो उसके नीचे की वैल्यू दे रहे हो। अपने नीचे कौन होता है, फ्लोर, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। इसका जो काम है उस काम के हिसाब से इसको कौन सा फंक्शन बोला जाता है, फ्लोर फंक्शन। उसका ग्राफ का जो शेप है उसके हिसाब से उसको कौन सा बोला जाता है, स्टेप फंक्शन। और उसका जो काम है उसके हिसाब से उसको मेन तो जीआईएफ है। उस जीआईएफ को फिर ये अलग अलग नाम दिए गए। क्लियर? क्या करेगा जीआईएफ, इंटीग्रल पार्ट। ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब आप करोगे तो बीच में आते रहेंगे सारे फंक्शन। मोड हो गया, ये भी पीस वाइज फंक्शन इसलिए बिकॉज ये कहाँ पर ब्रेक होता है, जहां पर अंदर की वैल्यू 0 बनती है। ये कहाँ ब्रेक होता है, हर इंटीजर में ब्रेक होता है। क्लियर? फिर ये जीआईएफ के बाद जो तीसरा फंक्शन आपको समझना है, इसी का सबऑर्डिनेट, क्योंकि किसी भी नंबर में 2 चीजें होती है। कौन कौन सी 2 चीजें होती है, कौन कौन सी 2 चीजें होती है, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल। तो तीसरा जो फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। इसको लिखा जाता है, जिसका सिंबल होता है कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। एक तो कर्ली ब्रैकेट वो सॉल्यूशन में आप लोग लिखते हो जब स्पेसिफिक वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट करना होता है। और एक फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए भी ये क्लोज मतलब ये कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। इसका काम होता है, नाम में ही क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फंक्शन। नाम यहाँ पर कर सकते हो, उसके बाद में लिखो। नाम में क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल। जैसे 12.34 है तो 12.34 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.34, राइट। 1.27 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.27। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.00 मतलब 0 हो गया, क्योंकि ये तो खुद ही इंटीग्रल वैल्यू है तो उसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं। 0.45 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.45 के अंदर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही है, इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, राइट। तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी नंबर हो, एक नंबर तो एक्स में 2 पार्ट होते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। सही है ना। 12.34 होगा तो 12.34 का जीआईएफ प्लस 12.34 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 12.34 का जीआईएफ कौन, 12 और 12.34 का फ्रैक्शनल पार्ट 12 प्लस 0.34 मिलके वापस 12.34 ही होगा। सही है ना। तो ये रिलेशन बोल सकता हूँ कि x इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फिर अगर आप सोच के बताना, -2.34 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे बताओ किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसका आंसर हमेशा किसके बीच में होगा, कोई भी फ्रैक्शनल फंक्शंस का रेंज मतलब स्टेट ऑफ आंसर किसके बीच में, x - 1 और x 0 से 0.9 मतलब 1। भाई फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 से बड़ा होता है
तो फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज क्या होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा ना। फ्रैक्शनल है वो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? क्या 1 हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 1 कैसे होगा? राइट, बट 0 तो हो सकता है। तो इसका ये तो पक्की बात है ना, इस फंक्शन का जो रेंज होगा मतलब इसके जो आंसर आते होंगे वो हमेशा किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में, जिसमें 0 को इंक्लूड करना है बट 1 को इंक्लूड नहीं करना है। राइट, तो अगर आप मुझे कोई पूछे कि -2.34 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो आप लोग क्या करोगे? आपको अभी एक कंसेप्ट पता है कि कोई भी नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसके बेस पर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो हमेशा नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। नंबर में दो ही पार्ट है ना, कौन कौन से दो पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैं नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दूंगा तो क्या मिलेगा? फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। तो अगर मुझे -2.34 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? -2.34 में से -2.34 का इंटीग्रल पार्ट हटा दूंगा। सही है भाई, नंबर में दो ही चीजें होती है, इंटीग्रल पार्ट होता है और एक। तो नंबर में से अगर उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दोगे तो बचेगा कौन? फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बचेगा। तो अगर मुझे -2.34 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? नंबर में से उसका पार्ट हटाना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट हटाना चाहिए। अब -2.34 का इंटीग्रल पार्ट बताओगे -3, वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? +3। तो 3 -2.34 कितना हो जाएगा? 0.66। -2.34 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.66 होगा। आए समझ में? तो फिर मुझे बताओ -1.20 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? कितना होगा? 0.80। किसी का फ्रैक्शनल 1 से बड़ा थोड़ी होता है। किसके बराबर होगा? कैसे आया? तो -1.20 नंबर में से उसी का इंटीग्रल पार्ट हटा लेते हैं और -1.20 का इंटीग्रल पार्ट कितना? -1.20 का इंटीग्रल पार्ट कितना? -2, वो माइनस और ये माइनस, तो क्या बनेगा? -1.20 + 2, 2 में से 1.20 हटाओगे तो क्या बनेगा? ये ठीक है। -10.47 का इंटीग्रल पार्ट बताओ और -10.47 का इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। 10.47 का इंटीग्रल पार्ट 0.47 डायरेक्टली पता चल गया, चलो बढ़िया। और फिर -10.47 का 0.53, क्योंकि कैसा है 0.53, तो -10.47 में से नंबर में से उसी का इंटीग्रल पार्ट हटा दिया जाए। -10.47 का इंटीग्रल पार्ट -11 का माइनस +11 का -10.47 में +11 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.53। भले ही डायरेक्ट आपने आंसर दिया तो आपको समझ में आ चुका है भाई, 1 में से ये 0.47 हटा दो तो जो बचा वो आपका आंसर ये वाला है। -6.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.75। अब क्लियर है सबका? क्या करता है फ्रैक्शनल पार्ट? ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x क्या करता है, मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन क्या करता है? कोई पूछे तो क्या आंसर दोगे? मैं हर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट के देता है। DIF क्या करता है? इंटीग्रल पार्ट के देता है। कोई भी नंबर में दो ही चीजें होती है, इंटीग्रल पार्ट और इसीलिए हम लोग x को, कोई भी नंबर को जब लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसी से हम ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये नहीं समझ आए सबको कि 0 to 1 के बीच में होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू होता ही 0 और 1 के बीच में। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये पक्की बात है कि इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं होगा?
थर्ड एंड फोर्थ में, और इसका रेंज कितना है 0 से 1, तो 1 के ऊपर कभी अच्छा 0 और 1 के बीच में 0 का इंटीग्रल पार्ट, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे जैसे आप एक बढ़ा रहे हो वैसे आपका आंसर भी इंक्रीज हो रहा है ना। और कहाँ पर टच नहीं कर पाता होगा ये कभी भी 1 को, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा 1 पे टच नहीं करेगा, इसलिए मैं कौन सा सर्कल बना रहा हूँ, ओपन सर्कल। ये कहाँ से कहाँ तक ग्राफ हुआ 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक का। ये कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। कैसे कंटिन्यूस होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि ग्राफ कभी ब्रेक ही नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ता ग्राफ बनाने के लिए। 1 से 2 में कैसा ग्राफ बनेगा आप बताओ मुझे। ये 0 से 1 तक समझ आया सबको, 1 के ऊपर जाएगा ही। तो इसलिए क्या होगा फिर 1 से 2 के बीच में क्या ग्राफ होगा, एक जब 1 से 2 के बीच में होगा तब कैसा ग्राफ होगा। आंसर 1 के ऊपर नहीं जाएगा, एक तो 1 के ऊपर जा ही सकता है ना, क्या 1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, तो होता ही है ना। आपका आंसर 1 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब मेरा ग्राफ इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। पर 1 और 2 के बीच में ग्राफ कैसा होगा, 1 से लेके 2 के बीच में आपका ग्राफ कैसा होगा, सेम टू सेम रहेगा। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.1, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना। जैसे कि 0.1 में जैसा दिया होगा वैसा ही तो 1.1 में देगा, 0.2 में जैसा दिया होगा वैसा ही तो 1.2 में देगा, वैसा ही 2.2 में देगा, वैसा ही 3.2 में देगा। मतलब 1 से 2 में भी सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, ये जैसा दिख रहा है आपको। इसी को शिफ्ट करते जाओ 2 पे, अच्छा 1 पे कितना आंसर हो जाएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2 और 3 के बीच में वापस सेम, 3 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0, फिर 3 से 4 में वापस सेम ग्राफ, ये ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, इंफाइनाइट तक। और इस तरफ भी -1 से 0 में भी -1 का फ्रैक्शनल पार्ट, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। -1 में सिर्फ कौन सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, 1 को टच नहीं करेगा। -2 से -1 में वापस सेम, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस। अच्छा GIF कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर खुद के अंदर GIF आ रहा है, तो ये कैसे कंटिन्यूस आपने आंसर दिया। तो जब ये डिसकंटिन्यूस है तो पूरा ग्राफ भी तो डिसकंटिन्यूस ही होना है। समझ आया। और ये इसको भी कौन सा फंक्शन बोलते हैं, पीस वाइज, क्योंकि ये भी हर इंटीजर पे आके ब्रेक होता है, ये भी हर इंटीजर पे आके ब्रेक होता है। कोई आपको पूछे कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो भाई कुछ भी हो सकता है। 1 और 2 के बीच में तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, पर होगा किसके बीच में हमेशा 0 से लेके 1 के बीच। पर 1 पे आते ही उसका आंसर वापस क्या हो जाता है 0, इससे वापस 0 से चालू होता है, 2 तक से ही जाता है, फिर 2 पे आते ही वापस आंसर क्या हो जाता है, वापस नीचे आना पड़ता है उसको, फिर 2 से 3 में वापस ही जाता है, फिर 3 पे आके वापस 0 हो जाता है, तो नीचे तो आना ही पड़ेगा ना 0 के लिए। इसलिए ये भी कैसा फंक्शन हो गया, आया समझ में। तो ये सारे आप लोगों को जो पीसवाइज फंक्शन है वो ध्यान रखना है, इसमें से किसी की जरूरत कहीं पर भी पड़ सकती है, बिकॉज फंक्शन ही पूरा मैथ्स है, तो कहाँ पर कौन से चैप्टर में क्या काम आ जाएगा अपने को भी नहीं पता है। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं कि अगर ऐसा आ गया तो पता नहीं कि भाई क्या काम कर रहा है, तब आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लोज ब्रैकेट आए तो किसके लिए है। वैसे तो जब ऐसा देंगे तो बाद में लिखा ही होगा कि ये जो सिंबल है वो GIF का है, बट नहीं भी लिखा हो तो हमें बताना चाहिए किसका सिंबल है, GIF का सिंबल। और क्या करता है GIF, इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है, और उसका आंसर क्या होगा उसको ध्यान रखने के इमीडिएटली छोटा इंटीजर,
और नंबर के दो पार्ट, उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, उस नंबर कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। नेगेटिव वैल्यू में गलती से मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, जल्दी जल्दी में ऐसा आता है ना, -1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो 0.23 लिख दिया जाता है, क्योंकि 0.23 पर नेगेटिव भी तो है, इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.77 कैसा है 0.77 कैसा है 0.77 -1.23 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, -1.23 का इंटीग्रल पार्ट को माइनस किया है ना, नंबर में से किसको माइनस किया देगा, उसी का इंटीग्रल पार्ट पर। -1.23 का GIF कितना, -2 वो माइनस माइनस, तो 2 - 1.23 तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसको अब लिख लो। सर एक क्वेश्चन है, मतलब मतलब अगर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दिया हो इसका GIF ये इंटीजर देगा और उसके साथ में कुछ भी ऐड कर दो। एक अगर सपोज 100.23 है तो ये 100.23 का 100 देगा, और ये तो 100.23 देगा, तो इसकी वजह से तो करंट कुछ भी होता है। अगर सिर्फ GIF का रेट में तो बोल देंगे कि GIF तो सिर्फ क्या करता है, GIF का काम ही क्या होता है, तो इंटीजर वैल्यू करता है। अच्छा, इन दोनों फंक्शन का क्या हुआ प्रियम, कुछ हुआ, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल वैल्यू, इसका डोमेन इसका रेंज GIF डोमेन ऑल द रियल वैल्यू और रेंज Z, मतलब Z वाला इंटीजर ही हो गया। फ्रैक्शनल वैल्यू का डोमेन ऑल द रियल वैल्यू बट रेंज ठीक। अब ये GIF लिख लो, उसके नीचे वो ग्राफ कर लेना, मैंने ग्राफ वहां ड्रॉ किया, आप यहाँ ड्रॉ करना और फ्रैक्शनल फंक्शन। ये वाला ग्राफ, हाँ वो GIF का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किसी को समझ नहीं आया ग्राफ में तो मुझे पूछना, ये सारी चीजें दिखने में ऐसा लगता है कि क्या काम आएगा, भाई यही है पूरा, यही काम आना है सबको। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में तो मुझे वापस पूछो। वो भी तो ब्रेक हो ही रहा है।
अब देखो ये हुआ फर्स्ट पीसवाइज फंक्शन हमारे सिलेबस में 5 है, उसमें पहला था मॉड्यूलस, सेकंड है जीआईएफ, थर्ड है फ्रैक्शनल फंक्शन, फोर्थ है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वैसे एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। जीआईएफ जिस तरह से काम करता है वैसे और एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका काम कम आता है, मतलब बहुत कम रेयरली आपको यूज में आएगा, बट ऐसा नहीं कि यूज में आए तो आपको पता ना हो। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है ये आधा ब्रैकेट, इस तरह से है ना। ये किसका सिंबल हो जाएगा आप लोगों का? लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? इमीडिएटली छोटा इंटीजर आंसर में देता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन इमीडिएटली बड़ा आंसर देगा। अगर आप लोगों को बोला जाए कि 2.34 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होगा तो क्या आंसर बोलोगे? 3। 2.34 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होगा तो आंसर क्या बोलोगे? 3, राइट। 4.79 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होगा तो 5, माइनस 2.34 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होगा? -2। माइनस 2.34 से बड़ा इंटीजर -1 कहाँ हो जाएगा? क्या होगा? -2। माइनस 7.64 का -7। तो इसका ग्राफ, अरे इसका डोमेन क्या होगा? रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन में इनपुट क्या होगा? क्या क्या ले सकता है? सब कुछ ले सकता है ना। डोमेन मीन्स व्हाट? इनपुट। वो क्या होगा इसका? ऑल द रियल वैल्यू। आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, पर इसका जो आंसर आएगा इंटीजर, वो सिर्फ क्या आएगा? इंटीजर। इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ इंटीजर आएगा। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 होगा ना। इसमें किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है? राइट, 1 को इंक्लूड करना है और 0 को। 1 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 ही होगा, राइट। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा तो आंसर 2। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा तो आंसर 2। जिसमें किसको इंक्लूड करना है? 2 को करना है, बट 1 को इंक्लूड नहीं करना। -1 से 0 का जीआईएफ और फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन एलआईएफ, -1 को इंक्लूड करना है। आंसर क्या होगा? पहले 0। -1 से 0 के बीच में कोई भी होगा तो बड़ा इंटीजर कौन है? 0। 0 को इंक्लूड करना है, बट -1 को इंक्लूड नहीं करना है। -2 से -1 के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। कंटिन्यूस दिख रहा है, डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, स्टेप्स बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, राइट। इसलिए इसको भी स्टेप फंक्शन की जरूरत है। और स्टेप फंक्शन में 2 पार्ट आते हैं, जीआईएफ भी स्टेप फंक्शन का ही पार्ट है और एलआईएफ भी स्टेप फंक्शन का ही पार्ट है। इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका जो भी नंबर है उससे इमीडिएटली बड़ा है कि छोटा है? तो ऊपर की वैल्यू ले लो। तो ऊपर कौन है? सर को क्या बोलते हैं? सीलिंग। इसलिए हम लोग रूप ही बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन की। जीआईएफ को क्या बोलेंगे? फ्लोर फंक्शन। और एलआईएफ को क्या बोलेंगे? सीलिंग फंक्शन, राइट। तो कभी अगर सीलिंग फंक्शन अगर नाम दे दिया जाए तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। तो एक हुआ आप लोगों का मॉड्यूलस, सेकंड हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थर्ड हुआ फ्रैक्शनल फंक्शन। ये 3 सबसे ज्यादा यूज होंगे। फोर्थ लीस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कभी यूज में आता है। और फिफ्थ फंक्शन जो आपका पीसवाइज फंक्शन होता है
स्टेप फंक्शन यूज करने को उससे पास है। अगर देखो सिर्फ स्टेप फंक्शन बोले कि स्टेप फंक्शन यूज करें तो बाय डिफॉल्ट जीआईएफ यूज करना है। अगर सिर्फ स्टेप फंक्शन बोलेंगे तो जीआईएफ यूज करना है आपको। क्योंकि मैंने बोला कि मैक्सिमम टाइम आप लोग को यूज क्या आना है, जीआईएफ के नंबर का इंटीग्रल पार्ट ढूंढने के लिए आपको जीआईएफ की जरूरत पड़ती है। तो अगर सिर्फ स्टेप फंक्शन हो तो जीआईएफ यूज कर लेना। फिर फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। तो पिक्चर का नाम याद है, तो इसका नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का काम क्या है, इसका काम समझो। सिग्नम क्या करता है, सिग्नम नाम का एक मशीन है, एक फंक्शन है, उसके अंदर जब आप इनपुट डालते हो ना, उसको कुछ इनपुट देते हो आप लोग। फंक्शन का क्या काम होता है, फंक्शन इज वन टाइप ऑफ मशीन। वो आपसे कुछ इनपुट लेता है, काम करता है और फिर थोड़ी देर के बाद आउटपुट देता है। जो इनपुट लेता है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डोमेन, और जो आंसर देता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो सिग्नम का काम क्या होता है, सिग्नम नाम के मशीन में आप कुछ भी डालो, कोई भी वैल्यू डालोगे, वो आपको 3 ही आंसर देता है। या 1 आंसर देगा, या 0 आंसर देगा, या -1 आंसर देगा। मुझे अगर मेरे आंसर में सिर्फ इसी 3 वैल्यू को इंक्लूड करना है, -1 को, 0 को और 1 को, तो मुझे सिग्नम फंक्शन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी जगह पर। वो ये 3 वैल्यू देता है, राइट। डोमेन क्या लेगा वो आपसे कुछ भी ले लेगा, वो सब कुछ आपको पॉजिटिव ले लेगा, नेगेटिव ले लेगा, 0 ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। पर वो आंसर क्या देगा, सिर्फ आपको पर वो 1 कब देगा, 0 कब देगा और -1 कब देगा, तो वो समझना पड़ेगा आपको। उसको समझिए। अच्छा, इसको लिखते इस तरह से, SGN ऑफ एक्स, शॉर्ट में सिग्नम ऑफ एक्स। इसको बोलेंगे क्या, सिग्नम ऑफ एक्स। अब ये एक्स क्या है आपका, डोमेन। पर आप पूछूंगा भी, बहुत होशियारी आपका भी पूछा जाएगा आपको सारी चीजें। सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका, डोमेन, राइट। इस डोमेन को लेके आपको, अच्छा ये क्या ले रहा है आपसे, हर रियल वैल्यू लेगा। जब हर रियल वैल्यू लेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एक्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 में फिर कैसा भी हो सकता है, 24.672, 14.238, कुछ भी। फिर x इक्वल टू 0 हो सकता है और x 0 हो सकता है। जब आपका x पॉजिटिव दिया आपने, सिग्नम नाम के मशीन को जब भी आप पॉजिटिव आंसर देगा, वो काम करने के बाद आपको सिर्फ 1 आंसर देगा। कोई भी पॉजिटिव इनपुट के लिए वो आंसर में सिर्फ क्या देगा, 1 ही देगा। जब उसका इनपुट 0 होगा तो आपको आंसर क्या देगा, 0। और जब आप इनपुट में नेगेटिव वैल्यू दोगे उसको कन्वर्ट करके -1 आंसर दे देगा। आप उसको कुछ भी दो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दो, उसको कन्वर्ट करेगा और फाइनली आपको क्या देगा, 0 दोगे तो 0, डोमेन में जब 0 दोगे तो 0, और डोमेन में जब नेगेटिव वैल्यू दोगे तो -1। तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे क्या दे रहा है, 0 से आगे जब जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, और पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा क्या आंसर 1। आप x की जगह पर कुछ भी पुट कर लो, वो आपको हमेशा कौन सा आंसर देगा, 1 ही देगा। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल से कहाँ से पास हो रहा है, 0,1 से। इस लाइन का इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे लाइन पर क्या चेंज नहीं होने वाला है, x को पैरेलल होता है तो क्या चेंज नहीं होता, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी। फिर x जब नेगेटिव वैल्यू लोगे, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है, और x जब नेगेटिव होगा तो आपको आंसर हमेशा क्या देगा, -1। किसको पैरेलल होगा, x एक्सिस को कहाँ से पास होगा, 0,-1 से। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू हर x की नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर हमेशा -1 देगा, 0 पे 0 देगा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 दे देगा। कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, डिसकंटिन्यूस का कहाँ ग्राफ को ब्रेक करना पड़ा, 0 पे। कहाँ पर ब्रेक हुआ, 0 पे ब्रेक हुआ। कहाँ पर ब्रेक हुआ, 0 पे ब्रेक हुआ। मतलब बेसिकली जहाँ पर आपका डोमेन 0 बन रहा है वहां पर ब्रेक हो रहा है। कहाँ पर ब्रेक हुआ, डोमेन 0 बन रहा है। ऐसा और भी कहाँ होता है, मॉड्यूलस में भी ऐसे होता है। मॉड्यूलस भी कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ पर मॉड के अंदर दिया गया फंक्शन 0 बनता है। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सिग्नम के अंदर x ही देंगे। अब आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी वो समझे हो
तो मुझे इसका आप लोग बताना ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्नम ऑफ x माइनस 1। जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर सिग्नम ऑफ x ही देंगे, कुछ भी देंगे आप। तो सिग्नम ऑफ x माइनस 1 पहले तो बताओ ब्रेक कहाँ ब्रेक होगा, ये 0 कहाँ बनता है 1 पे। सिग्नम ऑफ x माइनस 1 नाम का एक मशीन है, ये मशीन है मेरे पास, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। मशीन कौन है, सिग्नम ऑफ x माइनस 1। इसमें मैंने 1 डाला इनपुट में, क्या वो मेरे से 1 एक्सेप्ट करेगा, वो आपसे सब कुछ करेगा, कोई मना नहीं करेगा। पर थोड़ी देर के बाद वो काम करेगा इस 1 के साथ, और फिर मुझे आंसर क्या देगा, क्या आंसर देगा 0 देगा। क्या देगा, इसलिए समझे नहीं हो अभी इसने 1 आंसर बोला हो, ये आंसर क्या देगा आपको 0। 0 कब देगा, वापस यहाँ जाओ, 0 कब देता है, आपने ये आंसर 1 बोला ना, उसने चीजें रट ली, सर ने बोला था 0 होता है तो 0 देता है, 1 पॉजिटिव होता है तो 1 होता है, ऐसा नहीं है। वापस समझो, मैंने ये बोला था कि मेरा डोमेन जब 0 बनता है तब वो 0 देता है, मेरा डोमेन जब पॉजिटिव होता है तो 1 देता है, मेरा डोमेन जब नेगेटिव होता है तो -1 देता है। एक 0 होता है तो 0 नहीं देता, वो क्या 0 देता है, कब 0 देगा, जब आपका डोमेन 0 है। इसमें आपका डोमेन कौन था, इसमें डोमेन कौन था, इसमें डोमेन कौन है x माइनस 1 है, x माइनस 1 0 का होगा 1 पे, तो जब 1 डालोगे तो आपको आंसर क्या देगा 0 देगा। अगर ये आप लोग यहाँ पर 100 डालोगे तो आंसर क्या देगा 1 देगा, 99 कहाँ से देगा, तो जैसा तीन ही वैल्यू है -1 0 और 1, आपको जैसा ही नहीं है, राइट। पर जैसे आपने 100 डाला तो उसका डोमेन पॉजिटिव हो गया, और डोमेन जैसे ही पॉजिटिव होगा तो क्या आंसर देगा 1। उसके सामने अगर यहाँ पर मैं -100 डाल क्या देता -100 यहाँ पर रखा तो नेगेटिव वैल्यू हुआ, और नेगेटिव वैल्यू पे वो आंसर क्या देगा क्लियर है। तो फिर इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, कहाँ ब्रेक होने वाला है 1 पे, 1 पे क्या आंसर देगा 0। 1 जैसे ही रखा तो उसका आंसर क्या दिया 0 है ना, 1 को 0 हो गया, और 1 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा, -1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1, और x जब ग्रेटर देन 1 होगा वो हमेशा आंसर क्या देगा 1। यहाँ तक पहुंचेगा नहीं है ना, राइट। और 1 से छोटी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू। तो अगर नेगेटिव वैल्यू जब इनपुट में जाएगा तो आंसर क्या देगा -1, आंसर क्या दे देगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y = 1, इस लाइन का इक्वेशन y = 1। आगे समझ में, तो ये और दो कम यूज आते हैं बट कभी कभी यूज में आ जाते हैं, तो फिर पता होना चाहिए, तो ये लिख लो, ये 5 पीसवाइज फंक्शन अपने सिलेबस में ये सारे अपने को पता होने चाहिए।
ये कौन सी होगी GF का ग्राफ आपने ड्रॉ किया तो उसमें 0.7 सीरीज का कांस्टेंट क्या होता है GIF का 0 और इसमें कितना पूरे अलग ग्राफ GIF में आप छोटी वाली हाँ इसमें लीस्ट इंटीजर अगर इमीडिएटली बड़ा इंटीजर आपको दे देता है 1 से 2 के बीच में आपको कुछ भी लोगे वैल्यू 1.5 लोगे तो उसका LIF 2 दे देगा इमीडिएटली बड़ा इंटीजर 2 होगा तो कुछ 2 ही देगा पर 1 होगा तो 2 नहीं देगा तो फिर वो 1 ही देगा इसलिए 1 से 2 के बीच में कुछ भी होगा तो मेरा आंसर 2 होगा एक्सक्लूडिंग 1 क्योंकि 1 पे तो 1 ही दे रहा है ना बट 2 पे तो 2 देगा इसलिए देखोगे तो मैंने 1 से 2 जब होगा तो 1 को मैंने ओपन सर्च मिल जाएगा क्योंकि 1 का आंसर 2 नहीं होने वाला है 1 का आंसर तो 1 ही रहेगा बट 2 का आंसर 2 होगा 2 का LIF क्या होगा 2 और 1 से 2 के बीच का भी क्या होगा 2 तो इसलिए 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो आपका आंसर 2 आ रहा है पर 2 का इंक्लूड करना और GIF में क्या होता है कि इस तरफ की वैल्यू की इंक्लूड होता है दिल्ली से आप इमीडिएटली छोटा इंटीजर लेते थे इसलिए उसमें जब हम 1 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते थे हमारा आंसर क्या था GIF होगा 1 तो फिर 1 का भी क्या होगा पर 2 का 1 नहीं है इसलिए इसमें इस तरफ का पॉइंट इंक्लूड होगा इस तरफ का एक्सक्लूड हो जाता है उसमें इस तरफ का इंक्लूड होता है इस तरफ का एक्सक्लूड होता है हाँ मतलब ये लीस्ट अब नाम में कैसे कभी कुछ ग्रेटेस्ट है बट जैसा होता है और ये ग्रेटेस्ट इस नंबर के लिए ग्रेटेस्ट आंसर के लिए ग्रेटेस्ट है ना ये ग्रेटेस्ट तो हमारे देश में क्या तो बड़ी वैल्यू देता होगा क्वेश्चन नहीं है ग्रेटेस्ट बेसिकली क्वेश्चन के लिए ये लीस्ट बेसिकली क्वेश्चन के लिए है ना इसलिए नाम पे नहीं जाना है ये होगा तभी दिया तो हम इमीडिएटली छोटा देता है और LIF होगा तो इमीडिएटली बड़ा आया समझ में ये अपनी नोटबुक में जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका एक बार मेरे को बताओ ग्राफ बना के कैसा बनेगा सिग्नम ऑफ 2x - 3 इसका ग्राफ बनाओ मेरे को बताओ कैसा बनेगा अगर बनाना है पॉजिटिव वैल्यू वाला है तो आप से क्यों नहीं चालू किया जल्दी x - 1 पॉजिटिव कब होगा ग्रेटर देन 1 से 1 से बड़ा तो नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव में तो 1 देगा ही नेगेटिव में तो क्या देगा इसको देखने का ये पूरा कब पॉजिटिव हो रहा है ये पूरा कब नेगेटिव है ये पॉजिटिव कब होगा जब 1 से बड़ा होगा 1 से बड़ी वैल्यू तो 1 देगा 1 से छोटी वैल्यू तो -1 देगा सिग्नम ऑफ 2x - 3 का ग्राफ बताओ आप
बाकी पॉजिटिव वैल्यू तो मान देना चाहिए, जैसे पॉजिटिव वैल्यू तो मान देना ये ओपन पर्पस इसमें कि 0 दे रहा है, तो जब ये पूरा नाम तो 0 पे 1 दे देगा। फिर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है 0 पे 1
यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोगों का एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपका ग्राफ अभी भी गलत है। 3/2 पे डार्क सर्कल आएगा, 3/2 पे डार्क सर्कल आएगा, क्योंकि 3/2 पे वो 0 देगा। अगर ये डार्क सर्कल नहीं बना है तो आपका ग्राफ गलत है। यहाँ पर डार्क सर्कल आएगा, 3/2 से बड़ी वैल्यू रखते ही आपका डोमेन पॉजिटिव होगा, डोमेन पॉजिटिव होगा तो आंसर 1 देगा। यहाँ पर 1 होगा, वहां टच नहीं कर पाएगा, वो चालू कहाँ से होगा, इस पॉइंट से। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 3/2, 1। ये होलो सर्कल क्यों, क्योंकि 3/2 पे तो 0 देने वाला है, इसलिए ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है। 3/2 से जैसे ही छोटी वैल्यू रखोगे तो डोमेन नेगेटिव बनेगा, और डोमेन नेगेटिव बनेगा तो वो आपको किस में कन्वर्ट करके देगा आंसर, -1 पे। तो ये 0,-1 से पास होकर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/2 -1, ये एग्जैक्ट ग्राफ होगा। ये कोऑर्डिनेट 1 और आएगा, तो यहाँ पर भी डालोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 डालोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो 2 पे 1 दिया, 1.6 पे कितना आंसर आएगा। ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना आप लोगों को। आपने 1.5 डाला, भाई जिनको अभी भी नहीं आ रहा, इनका क्वेश्चन है कि सर ये 1 ही देने वाला है, तो ये ऐसी लाइन कहाँ क्यों बन रही है, वो मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि हर वैल्यू पे आपने यहाँ पर x की जगह पर 3/2 डाला, तो क्या होगा आंसर, 0। 3/2 का आंसर 0 आया, ठीक है। तो 3/2 पे 0 को प्लॉट करूंगा मैं, फिर मैंने 1.6 डाला, तो आंसर कितना होगा, आंसर क्या देगा, आपने इस मशीन में 1.6 डाला तो 0.2 आंसर देगा मेरे को। तो आपको समझ नहीं, वापस समझो सिग्नम क्या करता है। सिग्नम क्या करता है, सिग्नम के डोमेन, सिग्नम नाम का एक मशीन है, इसके सिग्नम नाम के मशीन में जैसे मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, राइट, वो देखता है कि मैंने जो वैल्यू डाला वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने 1.6 डाला, 1.6 यहाँ गया, 1.6 into 2 क्या हुआ, 3.2, 3.2 - 3 क्या हुआ, 0.2। तो 0.2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव वैल्यू जैसे ही उसके पास आएगा उसको कन्वर्ट करके वो आपको बना आंसर दे देगा। तो 1.6 का आंसर क्या देगा, वो 1 देगा। यहाँ पर कहीं 0.1 है, तो 1.6 को उसने 1 दिया और यहाँ पर पॉइंट आया। फिर 1.7 डालूंगा तो वापस 1 देगा। 1.8 पे भी क्या देगा, 1 देगा। 2 पे भी क्या देगा, 100 पे भी क्या देगा। तो सबको ज्वाइन करना पड़ेगा ना मुझे, सबको ज्वाइन करोगे तो लाइन ही तो बनेगा। कोई भी पॉइंट डालोगे तो आंसर 1 दे रहा है, कोई भी पॉइंट मतलब जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो हर वैल्यू पे अगर 1 दे रहा है वो आंसर। कोई भी वैल्यू डाल दो मैं 3/2 से बड़ी वैल्यू, तो सारे ग्राफ बनाने के लिए आपको सारे पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और हर पॉइंट को 1 ही दे रहा है, इसीलिए लाइन बन रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। बट ये पॉइंट को इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि 3/2 पे 1 नहीं दे रहा है, 3/2 पे तो क्या दे रहा है, 0। और जैसे आप 3/2 से छोटी वैल्यू आप कुछ भी डाल दो इसमें, तो ये नेगेटिव में दे रहा है, मतलब डोमेन नेगेटिव, और डोमेन नेगेटिव होगा तो हमेशा आंसर क्या देगा। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे सब में -1 आंसर आ रहा है, तो फिर एक लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, का आंसर हमेशा आपका -1 है। y का वैल्यू कांस्टेंट कब रहता है, कौन बताएगा मुझे,
y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाना होगा तो कैसा ग्राफ होगा? तो क्लास सीधी बात है, y इक्वल टू 1 होगा तो पैरेलल टू द x एक्सिस बनेगा, y इक्वल टू -1 होगा तो पैरेलल टू द x एक्सिस बनेगा। 1 कब होगा? जब पॉजिटिव वैल्यू होगा, -1 कब होगा? जब नेगेटिव होगा। क्लियर? और ग्राफ नॉर्मली बहुत कम जगह पर समझा जाता है। मुझे लगता है कि मैथ सीखने का सबसे सीधी तरीका होता है ग्राफ। अगर मैथ अगर अच्छे से समझना है तो आपको ग्राफ आना चाहिए हर चीज का। तो मैंने आप लोग को सारे पीसवाइज फंक्शन के ग्राफ बता दिए, 5 होते हैं, 5 को मैंने समझा, 5 का ग्राफ बताया, सबका डोमेन और रेंज हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है? तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पे जो फंडामेंटल आपको जरूरत थी, थ्री को पहले थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने, फिर इनइक्वालिटी पे डिस्कशन हुआ, फिर मैंने फंक्शन में डोमेन, रेंज और ये ग्राफ बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, अपने क्लास होगा तो उस दिन अपने मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं लोगेरिथम। लो हो गया, पूरा नाम लोगेरिथम, तो उसके ऊपर हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है? और अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे से सोल्व करके पूरा दिमाग में डाउट बिना यहाँ से जाओ। बता दिया आंसर के सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का आंसर बनेगा 2 और 3 पे वो 0 आंसर देगा, 3 से बड़ी वैल्यू पे वो 1 आंसर देगा और 2 से छोटी वैल्यू पे वापस 1 देगा। तो आप ही देखना पड़ता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्रेटर देन 0। तो लाइन तो एक ही टाइप की बनेगी। कोई बताएगा मुझे अगर आपको ऐसा आ गया, अगर रिजल्ट समझ में आप लोगों को सिग्नम ऑफ, जैसे ये मैंने लीनियर दिया, अब अगर कल उठ के सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया तो ग्राफ कैसे बना? 2 पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट आ गया होगा 3 और x स्क्वायर माइनस 2 उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या दिया हुआ। अगर सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिया है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या दिया। कंसेप्ट वही है कि अंदर का टर्म जहाँ 0 बनेगा वहां पर वो 0 देगा। ये कहाँ 0 बनेगा? 2 और 3 पे, इसके दो फैक्टर कौन से? x माइनस 2 है, x माइनस 3। इसका मतलब कि 2 पे भी 0 देगा, 3 पे भी 0 देगा। यहाँ पर 2 पे 0 देगा, फिर 3 पे भी 0 देगा। ठीक है? अब ये पॉजिटिव कहाँ होगा? तो अपने वो नंबर लाइन पता है, पहले सिखाया। नंबर लाइन पे 2 आएगा, नंबर लाइन पे 3 से बड़ी वैल्यू रखा तो पॉजिटिव हुआ, ये प्लस हुआ तो यहाँ पर इस तरह से आप एक की जगह पर 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 3 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो आंसर तो 1 ही देने वाला है। वो आंसर तो 1 ही देगा क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू रखी आपने, तो ये पूरा टर्म कैसा बना? पॉजिटिव। तो बोला आपका डोमेन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। डोमेन पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम क्या करेगा? आपको आंसर वो 3 ही चीज देगा, कुछ भी कर लो उसके साथ, वो क्या देगा आपको? या तो 1 देगा, या तो -1 देगा, या तो 0 देगा। 0 कब देगा? जब आपका डोमेन 0 बनेगा। 1 कब देगा? जब आपका डोमेन पॉजिटिव होगा। इसका डोमेन पॉजिटिव कब आ रहा है? जब 3 से बड़ी वैल्यू है और 2 से छोटी। तब 2 से छोटी वैल्यू पे भी क्या देगा? पॉजिटिव 1। 2 से छोटी वैल्यू पे भी क्या देगा? और 2 और 3 के बीच में डोमेन क्या हो रहा है? मतलब नेगेटिव हो रहा है डोमेन, तो आंसर क्या देगा? माइनस। ऐसा अगर आपको देगा
आगे समझ में? तो अंदर क्या चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ता, देगा आपको 1, -1 और 0। 0 कब देगा? जब डोमेन 0 बनेगा। 1 कब देगा? जब डोमेन पॉजिटिव होगा। -1 कब देगा? जब डोमेन नेगेटिव होगा। तो सुबह आएगा ना, तो आएगा क्या जून में? सुबह जून में देखते हैं क्या देखते हैं भाई। अभी तो डीसी बटे में दे रहा है एडमिशन, तो देखो होना है डीसी बटे में क्लस्टर जाना तो पहले आप एक बार वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर वहाँ पे करते हैं बात में इधर इसके पता चला कल हम निकले भी देखिए तो ये बिल्कुल रहो कल रूम में दिन भर ये घूमतेगा उधर 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 कितना स्पोर्ट्स लगाऊं? हाँ सर 10 वो मैम आएगी और आप उसको खींच के ले जाएंगे। मम्मी आने टाइम था, मम्मी आने पे टाइम थी, मम्मी को अरे अरे यार कहने का गाड़ी नहीं को तो तेरी इज्जत नहीं देता है जगह मतलब कर क्या बोला था पता नहीं यार वो भी अरे सर का रास्ता इधर ले गया इधर इधर अरे ये उठा लिया क्या बना कब जो उठाया मुझे लगा ऐसा बोल अभी ये इसमें मतलब ये पॉजिटिव आए ये दोनों तो मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं देख मेरे को समझ आ गया। देख यहाँ से मतलब 3 से बड़ी वैल्यू डालेगा कोई भी, ठीक है? तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो सिग्नम पॉजिटिव पे क्या देता है 1 दे देगा। जब अगर 3 से कम दिया तो अगर तो फिर 0 हो गया। 3 से 2 से क्या बोलते हैं अगर इसके बीच में कुछ नहीं देगा वो क्या बोलते हैं अगर ये क्या कहना देख 2 और 3 के बीच में वो नेगेटिव वैल्यू देगा। देख अगर मैं 2 और 3 के बीच में कुछ भी डाला तो अगर समझ 1.5 2.5 अगर डालेगा 2.5 उधर डाल 2.5 उधर डाल नेगेटिव आ जाएगी आंसर और नेगेटिव पे वो क्या देता है और क्या बोलते हैं अभी नेक्स्ट के बाकी ना अगर वो 2 से